बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आप पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे, सुरक्षित भी होंगे घर पे और अपना कॉपी कलम लेकर के आज के एपिसोड के लिए बैठ गए होंगे। तो आइए देरी ना करते हुए देखते हैं कि आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आज के एपिसोड में भी हम हर दिन की तरह कक्षा 9 की पढ़ाई से शुरुआत करेंगे, जिसमें हम गणित में रचनाएं पाठ को पढ़ेंगे और सामाजिक विज्ञान में जलवायु को पढ़ेंगे। इसके बाद हम कक्षा 10 की ओर बढ़ेंगे और कक्षा 10 में विज्ञान में धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ेंगे और सबसे आखिरी में हम सामाजिक विज्ञान में खनिज संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ रचनाएं का भाग 5 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था त्रिभुजों की कुछ रचनाएं प्रकार 2। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की कुछ रचनाएं प्रकार 3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। त्रिभुजों की कुछ रचनाएं में आज जो हम त्रिभुज की रचना सीखने वाले हैं वो है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका परिमाप तथा दोनों आधार कोण दिए हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस प्रकार के त्रिभुज की रचना हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हमें यहाँ पर दिया क्या हुआ है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है आधार के कोण B तथा कोण C और BC योग CA योग AB दिए हैं, अर्थात परिमाप दिया हुआ है त्रिभुज का और हमें त्रिभुज की रचना करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और रचना के चरण देखते हैं। हमारी सबसे पहली रचना की चरण होगी AB योग BC योग CA के बराबर एक रेखाखंड XY खींचिए, यानी कि जो हमें परिमाप दिया हुआ होगा उसके बराबर हम एक रेखाखंड खींचेंगे XY। ये हमने एक रेखाखंड खींचा XY जो कि बराबर होगा दिए हुए त्रिभुज के परिमाप के। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले चरण की तरफ। हमारा अगला चरण कहता है कोण LXY कोण B के बराबर तथा कोण MYX कोण C के बराबर बनाइए, यानी कि अब हम कोण B के बराबर कोण LXY बनाएंगे और कोण C के बराबर कोण MYX बनाएंगे। ये हमने बनाया कोण LXY जो कि बराबर होगा कोण B के, और ये हमने बनाया कोण MYX जो कि बराबर होगा कोण C के। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले चरण की तरफ, जो कि कहती है कोण LXY तथा कोण MYX को समद्विभाजित कीजिए, यानी कि अब हम कोण LXY और कोण MYX को समद्विभाजित करेंगे। ये हमने कोण LXY को समद्विभाजित किया और अब हम कोण MYX को समद्विभाजित कर रहे हैं। ये हमने कोण LXY और कोण MYX को समद्विभाजित किया है और अब हम ये मान लेंगे कि ये समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हमने मान लिया कि ये एक दूसरे को बिंदु A पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले चरण की तरफ, जो कि कहती है AX का लंब समद्विभाजक PQ खींचिए और AY का लंब समद्विभाजक RS खींचिए, यानी कि अब हमें लंब समद्विभाजक खींचना है AX का जो कि होगा PQ और AY का लंब समद्विभाजक खींचना है जो कि होगा RS। तो चलिए अब हम इन दोनों के लंब समद्विभाजक खींचते हैं। पहले हम AX का लंब समद्विभाजक खींच रहे हैं PQ और फिर AY का लंब समद्विभाजक जो कि है RS। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले चरण की तरफ, जो कि है
मान लीजिए कि PQ XY को बिंदु B पर तथा RS XY को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करता है। हम मान ले रहे हैं इस आकृति में कि PQ XY को बिंदु B पर प्रतिच्छेद कर रहा है और RS XY को बिंदु C पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब हम AB और AC को मिला देंगे। ये हमने मिलाया AB और AC को। जब आप AB और AC को मिला देंगे तो आपको यहाँ पर एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा होगा, जो कि है त्रिभुज ABC, और यही त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज है। चलिए अब हम रचना के समर्थन के लिए देखते हैं। जैसा कि आप इस आकृति में देख पा रहे होंगे कि B जो है वो AX के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, जिससे हमें क्या मिल जाएगा कि XB जो होगा वो बराबर होगा AB के, और इसी प्रकार CY जो होगा वो बराबर होगा AC के, जिससे हमें प्राप्त हो जाएगा BC योग CA योग AB बराबर होंगे BC योग XB योग CY के, जो कि बराबर है हमारा XY के। अब कोण BAX जो है वो बराबर हो जाएगा कोण AXB के, क्योंकि त्रिभुज AXB में AB जो है वो बराबर है XB के, तथा कोण ABC जो होगा वो बराबर होगा कोण BAX योग कोण AXB के, अर्थात 2 गुणे कोण AXB के, जो कि बराबर है कोण LXY के। और इसी प्रकार से कोण ACB जो होगा वो बराबर हो जाएगा कोण MYX के, जैसा कि हमें चाहिए था। तो इस तरह से हमने रचना के समर्थन के लिए ये प्रस्तुत किया कि कोण B जो है वो बराबर है कोण LXY के और कोण C जो है वो बराबर है कोण MYX के, जिससे हमारी रचना स्पष्ट होती है। चलिए अब हम इस पर आधारित एक प्रश्न की रचना करते हैं। दिया हुआ प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें कोण B बराबर है 60 डिग्री के, कोण C बराबर है 45 डिग्री के और AB योग BC योग CA बराबर है 11 सेंटीमीटर के। तो चलिए सबसे पहले हम यह लिखेंगे कि हमें दिया क्या हुआ है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है आधार के कोण B जो कि बराबर है 60 डिग्री का, कोण C जो कि बराबर है 45 डिग्री का, और त्रिभुज का परिमाप अर्थात AB योग BC योग CA जो कि बराबर है 11 सेंटीमीटर के। चलिए अब हम बढ़ते हैं रचना और रचना के चरण की तरफ। हमारी सबसे पहली रचना का चरण होगा AB योग BC योग CA बराबर 11 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड XY खींचिए। तो चलिए अब हम एक रेखाखंड XY खींचते हैं जो कि बराबर होगा 11 सेंटीमीटर का, अर्थात त्रिभुज के परिमाप के बराबर। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले चरण की तरफ, जो कि है कोण LXY कोण B के बराबर तथा कोण MYX कोण C के बराबर बनाएंगे। यानी कि हम कोण LXY बनाएंगे 60 डिग्री का और कोण MYX बनाएंगे 45 डिग्री का। तो चलिए अब हम कोण बनाते हैं। ये हमने बनाया कोण LXY जो कि बराबर है 60 डिग्री का, और ये हमने बनाया कोण 90 डिग्री का, जिसे अब हम समद्विभाजित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 45 डिग्री का। यानी कि ये बन गया हमारा कोण MYX 45 डिग्री का। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले चरण की तरफ, जो कि कहती है कोण LXY तथा कोण MYX को समद्विभाजित कीजिए। यानी कि अब हमें कोण LXY और कोण MYX को समद्विभाजित करना है। ये हमने कोण LXY को समद्विभाजित किया और अब हम कोण MYX को समद्विभाजित करेंगे। ये हमने कोण MYX को समद्विभाजित किया और आप देख सकते हैं कि ये दोनों समद्विभाजक एक बिंदु पर मिल रहे हैं, जिसे हम मान लेंगे कि ये बिंदु A पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले चरण की तरफ, जो कि है AX का लंब समद्विभाजक PQ कीजिए और AY का लंब समद्विभाजक RS कीजिए। तो चलिए अब हम AX का लंब समद्विभाजक खींचते हैं। ये हमने AX का लंब समद्विभाजक खींचा PQ,
और अब हम AY का लमसम द्विभाजक खींचेंगे RS। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले चरण की तरफ, जो कि है, मान लीजिए कि PQ XY को बिंदु B पर तथा RS XY को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करता है। यानी कि हम मान लेंगे कि PQ जो है वो XY को बिंदु B पर प्रतिच्छेद कर रहा है और RS XY को बिंदु C पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब हम AB और AC को मिला देंगे। ये हमने मिलाया AB और AC को, और जब हमने AB और AC को मिलाया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, त्रिभुज ABC। और यही त्रिभुज ABC जो है वो होगा हमारा अभिष्ट त्रिभुज, अर्थात जो त्रिभुज हमें चाहिए था। तो इस तरह हमने त्रिभुज ABC की रचना की। इस तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे, जिनकी आप अवश्य रचना करें। आज के इस वीडियो में हमने सीखा त्रिभुजों की कुछ रचनाएं प्रकार 3। हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय 4 अर्थात जलवायु की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इस वीडियो में देखेंगे जलवायु की परिचय, भारत में तापमान और वर्षा में भिन्नता तथा जलवायु नियंत्रण। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम जलवायु से शुरुआत करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए 3 मूल तत्व जरूरी होते हैं, अर्थात आवश्यक होते हैं। ये तत्व है स्थलाकृतियां, अफवाह तथा वायुमंडलीय अवस्था। दोस्तों हम पिछले अध्याय में स्थलाकृतियां तथा अफवाह के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों इस अध्याय में हम वायुमंडलीय अवस्था पे चर्चा करेंगे। दोस्तों हमारे दिमाग में अधिकांशतः ये सवाल उठता है कि हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र ही क्यों पहनते हैं और मई और जून का महीना अत्यधिक असुविधाजनक क्यों होता है। तो मित्रों इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको यह अध्याय का अध्ययन करने से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हुए जलवायु की परिचय पे चर्चा करेंगे। दोस्तों जब हम बात करते हैं जलवायु की परिचय की अर्थात जलवायु की परिभाषा की, तो जलवायु एक विशाल क्षेत्र में लंबे अवधि अर्थात 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं के कुल योग को ही जलवायु कहा जाता है। दोस्तों मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में ही कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह महीने तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान में बादल से घिरा हुआ या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। महीने के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया जाता है। दोस्तों जब हम बात करते हैं जलवायु के तत्व की, तो जलवायु के विभिन्न तत्व हैं, जैसे तापमान, वायुमंडलीय दबाव, पवन, आर्द्रता और वर्षा। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम जलवायु पे चर्चा को जारी रखते हुए अब हम देखेंगे कि भारत की जलवायु को मॉनसूनी जलवायु कहा जाता है। दोस्तों मॉनसून अरबी शब्द मौसम से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऋतु। जब हम बात करते हैं मॉनसून के अर्थ की, तो इसका अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। दोस्तों इस प्रकार की जलवायु
मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम जलवायु की चर्चा को जारी रखेंगे। दोस्तों, अब हम भारत में तापमान और वर्षा में भिन्नता देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान और वर्षण को लेकर देखेंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किन प्रकार भिन्नता पाई जाती है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं राजस्थान की, तो गर्मियों में पारा राजस्थान में कभी-कभी 50 डिग्री छू जाता है, जबकि उसी समय जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पारा 20 डिग्री के आसपास होता है। दोस्तों, सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर के द्रास का तापमान -45 डिग्री होता है, जबकि उसी समय त्रिवेंद्रपुरम में तापमान 22 डिग्री हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम जलवायु की चर्चा को जारी रखते हुए हम भारत में तापमान और वर्षा में भिन्नता देखेंगे। दोस्तों, जब हम बात करते हैं हिमालय की, तो हिमालय के ऊपरी हिस्से में बर्फबारी वर्षा के रूप में होती है, जबकि भारत के बाकी हिस्से में ये बारिश के रूप में होती है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम जलवायु की चर्चा को जारी रखते हुए हम तापमान और वर्षा में भिन्नता का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, वर्षा की सिर्फ रूप और प्रकार में ही भिन्नता नहीं पाई जाती, बल्कि ऋतु के अनुसार इनके वितरण और मात्रा में भी भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि मेघालय में वर्षा 400 सेंटीमीटर के आसपास होती है, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान और लद्दाख में 10 सेंटीमीटर से भी कम होता है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं वर्षा की, तो देश के अधिकतर हिस्से में वर्षा जून से सितंबर तक होता है, जबकि कुछ हिस्सों में जैसे तमिलनाडु के तट पे वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होती है। दोस्तों, उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ये भिन्नता लोगों के जीवन में विविधता लाती है, जो उनके भोजन, वस्त्र, घरों के प्रकार में दिखती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम जलवायु की चर्चा को जारी रखते हुए अब हम जलवायु नियंत्रण पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब हम बात करें जलवायु नियंत्रण की, तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रण करने के लिए प्रमुख कारक ये सब हैं। पहला, अक्षांश, दूसरी ऊंचाई, तीसरी समुद्र से निकटता, चौथी वायु की दिशा, पांचवी वन, छठी महासागर धारा, सातवीं वर्षा, आठवीं पर्वत तथा नौवीं मिट्टी। मित्रों, इन सभी को आसानी से आप याद करें, इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्म यूज किया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लैंड फॉर्म्स, LAND, लैंड, FORMS, फॉर्म। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ये सभी जलवायु को कैसे नियंत्रण करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अक्षांश से। तो दोस्तों, पृथ्वी की गोलाई के कारण इससे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांश के अनुसार अलग अलग होती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि तापमान में विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर समांतर घटता जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऊंचाई की। तो जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है, तो वायुमंडलीय की सघनता कम हो जाती है और तापमान घट जाता है। दोस्तों, इसीलिए पहाड़ियां गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती हैं। चलिए दोस्तों,
अब हम बात करते हैं वायुदाब एवं पवन तंत्र की। तो वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पे निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करती है। समुद्र की जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है, यह प्रभाव कम होते जाता है और लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। तो दोस्तों, इसे महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं, अर्थात गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी तो सर्दी में बहुत अधिक ठंड। दोस्तों, जब हम बात करते हैं महासागरीय धाराएं की, तो समुद्र तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। जैसे कि कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्मी या ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र के तट की ओर हो, तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि ये सभी कारक किस प्रकार जलवायु को नियंत्रित करती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताती हूँ कि इस वीडियो में हमने सीखा जलवायु पे परिचय, भारत में तापमान और वर्षा में भिन्नता तथा जलवायु नियंत्रण, और इन सभी का रेफरेंस है भूगोल कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में हम देखेंगे भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक। तब तक के लिए धन्यवाद। कोरोना, डरे नहीं, एहतियात बरतें। ग्रामीण भाइयों और बहनों, टीवी, मोबाइल, समाचार पत्रों के माध्यम से आप इस महामारी कोरोना के बारे में जान गए होंगे। ये आप जानते हैं कि सावधानी इलाज से बेहतर है। आप भी उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि अभी की स्थिति में अपने गांव में कोरोना नामक इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए क्या करें। तो आप ये कार्य अवश्य करें। भीड़ भाड़ से बचें। अधिकतर समय अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताएं। अगर निहायत ही जरूरी हो तो कम से कम सदस्य घर से बाहर निकले। बाहर से लौटे तो हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। बहुत लोगों के साथ बैठने की आदत है तो उसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें। शादी, ब्याह, कोई भी बड़ा आयोजन अगर पहले से तय नहीं है तो उसे स्थगित कर दें। अगर तय है तो बहुत बड़ा आयोजन ना करें। समारोह में उपस्थित लोग एक दूसरे के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें ताकि
संक्रमण ना फैल पाए। यदि बहुत आवश्यक ना हो तो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दें, क्योंकि ऐसे आयोजनों में अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। थोड़ा सा एहतियात, थोड़ी सी सावधानी से इस महामारी को फैलने से रोके। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा जनहित में जारी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104 पर। नमस्कार दोस्तों, आज हम धातु एवं अधातु का दूसरा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस भाग में सबसे पहले हम बात करेंगे अपवाद के बारे में, यानी कि धातु और अधातु में क्या क्या अपवाद हैं, और उसके बाद हम जानेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। अब अपवाद की बात करने से पहले एक सवाल को देख लेते हैं। सवाल ये है कि क्या केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर हम तत्वों का वर्गीकरण कर सकते हैं? आपको जान के शायद हैरानी हो, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों? ऐसी क्या परेशानी है जिससे हम भौतिक गुणधर्मों के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते? दरअसल परेशानी ये है कि जो धातु हैं और अधातु हैं उनमें कई अपवाद हैं। अब सवाल ये है कि ये अपवाद क्या क्या हैं। तो चलिए इन अपवाद के बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। सबसे पहला अपवाद है, जैसा कि हम जानते हैं जितने भी धातु होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, परंतु मरकरी जो कि एक धातु है उसकी बात करें तो वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब जाहिर सी बात है जो धातु हैं वो ठोस होते हैं, परंतु मरकरी एक धातु है जो कि एक द्रव है, तो ये एक अपवाद है। मरकरी ही नहीं, इसके अलावा कुछ और धातु भी हैं जैसे कि गैलियम और सीजियम। इनका गलनांक भी बहुत कम होता है। कमरे के तापमान पर तो ये ठोस होते हैं, पर अगर आप इन्हें अपनी हथेली पर रखेंगे तो ये पिघलना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से बात करें तो आयोडीन जो कि एक अधातु है, चमकीला होता है। अब हमने जाना था कि जो धातु होते हैं वो चमकीले होते हैं और अधातु में कोई चमक नहीं होती, परंतु आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। तीसरा अपवाद है, जैसा कि हम जानते हैं जो धातु होते हैं वो ठोस होते हैं, परंतु क्षारीय धातु जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये इतने मुलायम होते हैं कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। तो ये भी कोई धातु के गुण तो नहीं है, परंतु ये क्षारीय धातु तो होते हैं, तो ये भी एक अपवाद है। कार्बन की बात करें तो ये थोड़ा अनोखा तत्व है। ये अनोखा क्यों है इसके बारे में हम अध्याय 4 में पढ़ेंगे। अभी ये जान लेते हैं कि कार्बन विभिन्न रूपों में विद्यमान रहता है और इसके सभी रूपों को अवरूप कहते हैं। इसका एक अवरूप है ग्रेफाइट। ये हमारी पेंसिल्स के अंदर होता है। ग्रेफाइट के गुणधर्मों की बात करें तो इसका पहला गुणधर्म है कि ये विद्युत का सुचालक होता है। जबकि कार्बन एक अधातु है, फिर भी इसका एक अवरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। और इसका दूसरा गुणधर्म है कि ये मुलायम होता है। अब आप देख सकते हैं इसका पहला गुणधर्म धातुओं जैसा है और दूसरा गुणधर्म अधातुओं जैसा। इसका दूसरा अवरूप है हीरा। हीरे की गुणधर्म की बात करें तो ये प्रकृति में मिलने वाला सबसे कठोर तत्व होता है। फिर से अगर हम अधातुओं की बात करें तो उन्हें मुलायम होना चाहिए, और हीरा तो प्रकृति में मिलने वाला सबसे कठोर तत्व है। इसका दूसरा गुणधर्म है कि ये बहुत ही ज्यादा चमकीला होता है, और तीसरा गुणधर्म है कि ये विद्युत का कुचालक होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके पहले दो गुणधर्म धातुओं जैसे हैं और तीसरा गुणधर्म अधातुओं जैसा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हम भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं को अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते। तो सवाल ये है कि फिर किस आधार पर धातुओं और अधातुओं को वर्गीकृत करना चाहिए। तत्वों को अगर उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया जाए तो वो ज्यादा स्पष्ट होगा।
तो अब धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म है क्या, चलिए जानते हैं। शुरुआत करते हैं जानते हुए धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या होता है जब धातुओं का वायु में दहन किया जाता है। तो इसका जवाब है कि लगभग जितनी भी धातुएं हैं वो दहन करने पर ऑक्सीजन के साथ मिल जाती हैं और अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाती हैं। अभिक्रिया कुछ इस तरीके की होती है। धातु जब दहन किया जाता है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाता है। चलिए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जब कॉपर को हम दहन करते हैं यानी कि गर्म करते हैं तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिलता है जो कि काले रंग का होता है। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना। सबसे पहले हमने बात करी धातुओं और अधातुओं में अपवाद के बारे में, जहां हमने जाना कि किस तरीके से मरकरी धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। वहीं जो आयोडीन होता है उसमें चमक होती है जबकि वो अधातु है। उसके बाद हमने जाना कि किस तरीके से जो कार्बन के अवरूप हैं उनमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण होते हैं। उसके बाद हमने बात करी धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में, जहां हमने जाना कि धातुओं का वायु में दहन करने से धातु के ऑक्साइड मिलते हैं। इनके बारे में और अच्छे से जानने के लिए आप NCERT बुक का धातु एवं अधातु वाला अध्याय पढ़ लीजिएगा। चलिए जान लेते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे धातुओं के अन्य रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय का नाम है खनिज संसाधन। आज हम इस अध्याय का पहला भाग पढ़ेंगे। अध्याय को पढ़ने से पहले देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम खनिजों के प्रकार, खनिजों का वितरण, धात्विक खनिज लौह जिसके अंतर्गत लौह अयस्क और मैग्नीज अयस्क इत्यादि बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, खनिज संसाधन आधुनिक सभ्यता और संस्कृति के आधार स्तंभ है। भारत में लगभग 100 से अधिक खनिज मिलते हैं तथा कुछ खनिजों के उत्पादन और भंडार में यह विश्व के अग्रणी देशों में है। स्वतंत्रता के बाद खनिजों के सर्वेक्षण और विकास की ओर काफ़ी ध्यान दिया गया। खनिज निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टताओं के साथ निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि खनिज निश्चित रासायनिक संयोजन और विशिष्ट आंतरिक परमाणविक संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थ को कहा जाता है। हमारा स्थलमंडल चट्टानों से बना है तथा चट्टान
खनिजों के संयोग से बने हैं। दोस्तों, अभी तक लगभग 2000 खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से सिर्फ 30 खनिज ही विशिष्ट महत्व रखते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं खनिजों के प्रकार की। खनिज सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है धात्विक खनिज। इन खनिजों में धातु होता है, जैसे लौह अयस्क, तांबा, निकिल और मैग्नीज। धात्विक खनिजों को भी 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है लोहयुक्त खनिज। जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है वे लोहयुक्त खनिज कहलाते हैं, जैसे लौह अयस्क और मैग्नीज। दूसरा है अलोहयुक्त खनिज। जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश नहीं होता वे अलोहयुक्त खनिज कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल इत्यादि। खनिजों का दूसरा प्रकार है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिजों में धातु नहीं होता, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम। अधात्विक खनिजों को भी 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है कार्बनिक खनिज। कार्बनिक खनिज वे होते हैं जिनमें जीवाश्म पाया जाता है। ये धरती में दबे प्राणी और पादप जीवों के परिवर्तन से बनते हैं, अर्थात कुछ वर्ष पहले धरती के नीचे दबे प्राणी, पादप, वनस्पति के सड़ने या फिर उनके रूप में परिवर्तन होने से कार्बनिक खनिज बनते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। दूसरा है अकार्बनिक खनिज। यह भी एक अधात्विक खनिज है, इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं, जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट। अब बात करते हैं खनिजों के वितरण की। भारत के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न भूगर्भिक संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनके कारण खनिजों का वितरण भी असमान है। अधिकतर खनिज प्राचीन चट्टान समूहों में ही पाए जाते हैं। देश का अधिकांश खनिज 3 पट्टियों में देखने को मिलता है। उनमें सबसे पहले है उत्तरी पूर्वी पठार। यह देश की सबसे धनी खनिज पेटी है, जिसमें छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार तथा पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार स्थित है। इस पेटी में लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, चूना पत्थर, तांबा तथा यूरेनियम के विशाल भंडार हैं। अगला है दक्षिण पश्चिमी पठार। यह पेटी कर्नाटक के पठार और निकटवर्ती तमिलनाडु के पठार पर फैली हुई है। यहाँ पर लौह अयस्क, मैग्नीज तथा बॉक्साइट भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद है उत्तर पश्चिमी प्रदेश। इस पेटी का विस्तार खंभात की खाड़ी से लेकर अरावली की श्रेणियों तक है। यहाँ पर चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, संगमरमर, मुल्तानी मिट्टी तथा नमक के पर्याप्त भंडार हैं। इसके अलावा हिमालय भी एक अन्य खनिज पेटी है, जहाँ तांबा, सीसा, जस्ता तथा कोबाल्ट आदि पाए जाते हैं। अब बात करते हैं धात्विक खनिज लौह की। लोहा आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है। यह उद्योगों की जननी भी है। लोहा हमें खानों से शुद्ध रूप में नहीं मिलता, बल्कि लौह अयस्क के रूप में मिलता है। शुद्ध लोहे की मात्रा के आधार पर भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क को 3 प्रकारों में बांटा गया है: हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। भारत में पूरे विश्व के लौह भंडार का लगभग 1/4 भाग है। भारत में लौह अयस्क लगभग सभी राज्यों में पाया जाता है, परंतु यहाँ के कुल लौह अयस्क भंडार का 96% कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा और झारखंड राज्यों में है। चलिए बात कर लेते हैं कर्नाटक राज्य की। यह भारत का लगभग 1/4 लोहा उत्पादन करता है। यहाँ बेल्लारी, हासपेट तथा संदूर क्षेत्रों में लौह अयस्क की खानें हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ देश का दूसरा उत्पादक क्षेत्र है, जो देश का करीब 20% लोहा उत्पादन करता है। दांतेवाड़ा तथा दुर्ग जिले यहाँ के प्रमुख उत्पादक हैं। अब बात करते हैं मैग्नीज अयस्क की। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व में 3रा स्थान है।
यह मुख्य रूप से जंगरोधी इस्पात, लोहा और मैग्नीज के मिश्र धातु बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग शुष्क बैटरियों के निर्माण, फोटोग्राफी और चमड़ा एवं माचिस उद्योग में भी होता है। भारत में मैग्नीज का संचित भंडार लगभग 1670 लाख टन है। विश्व में जिम्बाब्वे के बाद भारत में ही मैग्नीज का सबसे बड़ा संचित भंडार है, जो कि विश्व के कुल संचित भंडार का 20% है। भारत में मैग्नीज उत्पादन के मुख्य क्षेत्र उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। भारत के राज्यों में उड़ीसा मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी है। यहाँ देश के कुल उत्पादन का 37% मैग्नीज उत्पादित किया जाता है। यहाँ सुंदरगढ़, कालाहांडी, रायगढ़ तथा मयूरभंज जिले में मुख्य खदानें हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र भी देश के कुल उत्पादन का लगभग 1/4 मैग्नीज उत्पादन करता है। यहाँ पर मुख्य मैग्नीज उत्पादन पेटी नागपुर तथा भंडारा जिले में है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने खनिजों के प्रकार, खनिजों का वितरण, इसके साथ ही धात्विक खनिज लौह के अंतर्गत लौह अयस्क और मैग्नीज अयस्क के बारे में चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम धात्विक खनिज अलौह के अंतर्गत बॉक्साइट और तांबा के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा अधात्विक खनिजों में अभ्रक और चूना पत्थर के बारे में जानेंगे और साथ ही खनिजों का आर्थिक महत्व और खनिजों के संरक्षण के बारे में भी चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। खनिज संसाधन। पहला प्रश्न है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4, 5। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है? लौहयुक्त खनिज, अलोहयुक्त खनिज, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज का प्रकार है? लौहयुक्त खनिज, कार्बनिक खनिज, अलोहयुक्त खनिज, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा लौह अयस्क का प्रकार है? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, उपरोक्त सभी। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इनके सही उत्तर हैं ये क्या हो रहा है? हाँ, क्या चल रहा है तुम लोगों का? क्या ये कैसा मजाक है? ना गद्दा है ना तकिया, फिर भी सोखता है बढ़िया। जो इतनी दोस्ती दिखाए, बोलो उसके साथ क्या सलूक किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? जो इसे सुलझाएगी वो पहली की सहेली कहलाएगी। तो खुशी, ये सब तुमने किया है ना? मैम, मैं ऐसे नहीं कर सकती मैम। आपको तो पता है ना, मैं तो कितनी सीधी सादी हूँ। एकदम सीधी सादी है। हाँ, अच्छा रीटा, चलो पहेली सुलझाओ तो। ना मार दिया जाए ना छोड़ दिया जाए, धोकर धूप में सुखा दिया जाए, सूती कपड़ा ही तो है इसका जवाब। बिल्कुल सही, पर और क्या हो सकता है? मैम, सैनिटरी पैड। सही जवाब, वेरी गुड पूजा। सैनिटरी पैड? हाँ। ये क्या होता है? अरे वही जो बाजार से या आशा दीदी से खरीदा जाता है। कुछ लड़कियां सूती कपड़े की जगह इसका इस्तेमाल करती हैं। मैं बताती हूँ। सैनिटरी नैपकिन या पैड को पैकेट से निकालें,
नीचे लगे कागज को उतार दें और कच्छी के अंदर लगा लें। ऐसा करने से पैड चिपका रहता है और खिसकने का डर भी नहीं रहता। मैम, लेकिन कपड़ा इस्तेमाल करें या सैनिटरी पैड, फर्क क्या पड़ता है ना? एक को बस खरीदना पड़ता है और दूसरे को नहीं। अरे तुम लोग हंस क्या रहे हो? मैं भी कभी कभी सीरियस होती हूँ। अच्छा रीटा, अब बताओ तो, कपड़ा हो या सैनिटरी पैड, इस्तेमाल करने के बाद मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? सिंपल है मैम, मार दिया जाए। कल माँ ने मुझे सिखाया था कि कपड़े को गड्ढे में गाड़ दे या जला दे। मेरे ख्याल से सैनिटरी पैड के साथ भी यही किया जाए। एकदम सही, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। वैसे रीटा क्लास में काफी बात करने लग गई है, हाँ? वेरी गुड। अच्छा, सैनिटरी पैड को तुरंत जला देना चाहिए या? सैनिटरी पैड गीला होता है तो उसे अखबार में लपेटकर घर के किसी कोने में रख देना चाहिए और कुछ दिनों बाद सारे सैनिटरी पैडों को एक साथ लपेटकर जला दो। बहुत अच्छे। वैसे स्कूल के शौचालय में हमारे यहाँ इंसिनरेटर भी है। हम कपड़ा या पैड दोनों उसमें डाल के जला सकते हैं, है ना? ये हुई ना बात। वाह, दोस्ती हो तो रीटा और रुखसार जैसी। मैम, हाँ, ये तो सरासर नाइंसाफी है। मैं भी तो रीता की बेस्ट फ्रेंड हूँ। मेरी दोस्ती का क्या हुआ? अरे, इसमें तुम्हारी दोस्ती कहाँ से आई? मैंने ही तो पहली चिपकाई। शीला, ऊंची कूद। मयूरी, लंबी कूद। सुनीता, लंगड़ी टांग। और रीटा, 100 मीटर दौड़। रो रहे तेरे पंख है तैयार, ना रुकते तेरी अब रफ्तार। हौसलों में आ गई जा, तेरी ही जीत का है ये फरमान। ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला। ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला। क्या गोरी, अरे खींचो मत। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा
तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। इस एपिसोड का पुनः प्रसारण इसी चैनल पर संध्या 3:05 से 4 बजे तक आएगा। तो बच्चों, इस एपिसोड को आप दोबारा भी देख सकते हैं। एक आवश्यक सूचना, यह वीडियो बीईपीसी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।